अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार एएच खानज़ादा, और हमारे साथ खसूसी तौर पे सहाफ़ी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं नज़ीर लगारी, सीनियर तजज़ियाकार और जर्नलिस्ट। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से शहर, और अगर ये कहा जाए कि अमीर तरीन शहर है तो ये भी गलत ना होगा। 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर में पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतह का दावा किया है। और ये दावा नहीं बल्कि कराची के मेयर के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेके कामयाब करार पाए हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर रहमान को मिलने वाले वोट 161 हैं। और जो लोग वोट देने नहीं आ सके, 33 ऐसे वोटर हजरात थे जो वक्त पर वोट देने नहीं आ सके। बड़ी ही हैरान कुन बात है कि उनके वोट देने के लिए ना आने की वजह क्या है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। पहले सुनते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान क्या कह रहे हैं, जो मुश्तरका उम्मीदवार थे जमात इस्लामी और पीटीआई के, और फिर मेहमानों से बात करते हैं। आज जिस ढिठाई से, दीदा दिलेरी से, ताकत के जोर पर कराची के आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और जमात इस्लामी और पीटीआई, जिसने मुश्तरका तौर पर मेयर का कैंडिडेट खड़ा किया था, डिप्टी मेयर का, 9 लाख से ज्यादा वोट लेने वाली ये पार्टियां, उनको 3 लाख, 3.25 लाख वोट लेने वाली पार्टियों ने आज अपनी ताकत के जरिए, हुकूमती जबर के जरिए, इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के जरिए इंसानों की मंडी लगाकर, उन्हें लापता करके, उनको अगवा करके और जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं, ये नाकाबिल कबूल है। हम सड़कों पे भी एहतजाज का हक रखते हैं, पुरअमन अवामी एहतजाज, और हम अदालतों में भी जाएंगे। अदालतों में भी जाएंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान को आपने सुना। एएच खानज़ादा साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर हुआ क्या, ये 33 अफराद कौन थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहा जा रहा है, और वो क्यों नहीं आए आज वोट डालने के लिए? सबसे बड़े शहर के मेयर के इंतखाब में वोट डालने के लिए नहीं आए, कौन लोग थे और क्या वजह थी, आपको क्या लगा? भाई मती साहब, अर्ज़ अहवाल ये है कि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन के अमल से गुजर कर अपनी अपनी लाइन और लेंथ सीधी कर रहे थे, सफबंदी कर रहे थे, तो ये तय हुआ कि सबसे ज्यादा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद जमात इस्लामी है, उसके बाद तहरीक इंसाफ है, उसके बाद फिर और दीगर जमातें, मुस्लिम लीग है जिसमें JUI है वगैरह वगैरह। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची के मेयर के लिए जो मतलूबा मिकदार, जो मतलूबा तादाद है, वो इस पूरे हाउस का जो है वो 185 लोग अगर होते किसी के पास, तो वो लेजिटिमेट मेयर बनने का अहल होता। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी कि ना पीपल्स पार्टी के पास 185 वोट हुए, आज भी नहीं हुए, जमात इस्लामी के पास भी नहीं हुए, PTI के पास तो थे ही नहीं। आखिरकार ये हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी PDM की जमातों को साथ मिला के अपना फिगर 173 पर पहुंचाया, उसी तरह जमात इस्लामी ने PTI को साथ मिला के अपना फिगर जो है वो 193 पे पहुंचा दिया। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध के सूबे में पिछले 15 वर्ष से हाकिम है, उसको ये हरगिज कबूल नहीं थी। उन्होंने हर वो बात जिसके जिक्र हाफिज़ नईमुर रहमान कर रहे हैं, यानी PTI के वो लोग जो प्यार से मान सकते थे उन्हें प्यार से मनाया, जो गुस्से से मान सकते थे उन्हें गुस्से से मनाया, जो धमकी से मान सकते थे उन्हें धमकी से मनाया। और ये 32 लोग जो थे वो एक जगह जाकर जमा हुए कई एक जगहों पर, और ये पहले मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, और उन लोगों ने ये कहा कि जी हम चूंकि अपनी पार्टी के फैसले से खुश नहीं हैं, कराची की जो PTI है उसकी क़यादत से खुश नहीं है, सिंध की PTI क़यादत से खुश नहीं है, और मरकजी क़यादत से खुश नहीं है। ये बात 9 मई से सपोर्ट की गई।
9 मई को जो वाकया हुआ उसने पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का शिराजा बखेर दिया और उसका फायदा उठाया। और उस फायदा उठाने के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्यार से मना उसे प्यार से मनाया। ये जो 33 अफराद थे खानजादा साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं नज़ीर लगारी साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। नज़ीर लगारी साहब, ये जो 33 अफराद थे, ये आके भी तो वोट डालने से गुरेज कर सकते थे। ये गैर हाजिर रहने से क्या मुराद है? मतलब ये फेस नहीं कर पा रहे थे अपने पीटीआई के साथियों को, या फिर वाकई ये किसी दबाव के तहत कहीं रखे गए थे, रोका गया था इनको? आपको क्या लग रहा है? आप सूबाई असम्बली का इजलास बुलाएं और देखेंगे कितने लोग जो हैं वो पीटीआई के अरकान हाउस में आते हैं और अपनी हाजिरी लगवाते हैं। मेरे ख्याल में वो शायद 20-21 के करीब थे, वो आधे भी बचे हैं। सॉरी, कौमी असम्बली में भी यही हाल हुआ था कि कौमी असम्बली के जो लोग, उनको तो पहले ही दिन इस्तीफे दे लिए गए थे, लेकिन अब कौमी असम्बली के भी उनमें से बेशतर लोग अब छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टियों की तरफ राह देख रहे हैं। जब कौमी असम्बली के अरकान, साबिक वज़रा और उसके अलावा उनके साबिक मुशीर, साबिक साथी, ओहदेदार जब ये साथ छोड़ रहे हैं, तो हम जैसे बेचारे छोटे क्लास के काउंसलर किस्म के और चेयरमैन यूनियन काउंसिल किस्म के लोग जो हैं, वो किस बात की ताब लाएंगे? ना तो वो उस बयाने के साथ चल सकते हैं जो बयानिया 9 मई को सामने आया, ना उस तर्ज अमल के साथ चल सकते हैं जो तर्ज अमल साथ आया। इसका ऐलान किया था जनाब अली जैदी साहब ने सबसे पहले, और जब अली जैदी साहब ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा? यानी अब उनकी बाइंडिंग उन पर कहाँ रहेगी? फिर उसके बाद आफ्ताब सिद्दीकी साहब थे जो कराची के सदर थे पीटीआई के, वो छोड़ चुके हैं और वो भी अलहदा हो गए हैं। अब उसके बाद कुछ दिन पहले शायद उन्होंने ऐलान किया है अलीम अदल शेख साहब का। तो अलीम अदल शेख साहब की तो तस्वीरें भी जारी हुई थी जिसमें वो डंडे हाथ में लेकर और जलती हुई बसों के साथ अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे, तो ये तस्वीरें भी शेयर हुई थी। अच्छा, उन्होंने भी क्या ऐलान किया कम अज़ कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। हो सकता है कि उन्होंने साथ देने का ऐलान किया हो, लेकिन वो उनके साथियों ने उनका साथ नहीं दिया है। और वो ऐसे बहुत से लोगों की सब में शामिल हो गए हैं जो 9 मई के बयाने का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, और वो जिन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है कि हम एब्सेंट रहें। और वो लगारी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने वोट लिए थे, वो वोट ये जो काउंसलर हजरात हैं, इनको पड़े थे या पीटीआई को पड़े थे? और क्या असूली तौर पे दुरुस्त ना होता कि अलग ऐलान पीटीआई से इस्तीफे का ऐलान करते, बजाय इसके कि पार्टी भी नहीं छोड़ी और वोट डालने भी नहीं आए? देखें, एब्सेंट अरकान की तादाद अक्सरियत में है वोट देने वालों की निस्बत में। तो अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है या बनने जा रहा है या बनकर सामने आ रहा है, तो वो पीटीआई में नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी अक्सरियत साबित करके वो ये साबित करेगा कि वो ही असल पीटीआई है, या जो भी मुंतखब हुए हैं उनका वही फॉरवर्ड ब्लॉक है और वही फॉरवर्ड ब्लॉक तय करेगा। इस पर शायद वो सूरत हाल, वो फैसला भी असरअंदाज ना होगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ब्रादर जजेस ने ये भी कहा था कि नया आइन लिखा गया है, शायद वो भी उस पर असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि जो एब्सेंट अरकान हैं उनकी तादाद उनके मजमूई अरकान से ज़्यादा है। अच्छा, मैं एच खानजादा साहब की तरफ आना चाहूँगा। खानजादा साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या कानूनी तौर पे जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाली गई है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से, उसमें कोई वज़न है और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ मिल सकता है उन्हें? तो देखिए, हमारी अदालतों का जो किरदार रहा है और हमारी अदालतें जिस बुनियाद पर फैसले करती रही हैं, उससे तो हम ये कोई बदगुमानी और खुशगुमानी में मुब्तला हुए बगैर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे पार्लिमानी मामलात को अदालत ने डू और अंडू कर दिया है। डू को अंडू किया है, अंडू को डू किया है। तो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते, कोई पेशगोई नहीं करना चाहते, कोई इसलिए कि अदालत का मामला है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही। ये जो पॉलिटिकल गुरूज हैं, ये जो हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब बैठे हैं, ये बहुत हमसे बहुत सीनियर है और इनकी बड़ी बसीरत और बड़ी निगाह है पॉलिटिकल मंजरनामे पर।
सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई ने ये जो 9 मई का कैमोफ्लेज कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो कैमोफ्लेज कर सकते थे ना इस चीज का। यानी ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। फिर इस इलेक्शन से एक दिन पहले पीटीआई के तमाम वो जो मुनहरिफ लोग जो घरों से गायब थे, जो लापता थे, अब उसके असबाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, उन सबको एक जगह बिठा के उनके वीडियो बयानात शेयर किए गए। और किसने शेयर किए, ये हम मीडिया के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसने शेयर किए, क्यों शेयर किए, ये भी आप समझ सकते हैं कि क्यों शेयर किए। बहुत सारे नामालूम को सब जानते हैं, लेकिन वो नामालूम होते हैं। सही। चले, मैं नदीर लगारी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अब जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की मालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन चुकी है एक मेयर के ओहदे की वजह से, तो क्या कराची के जो बड़े मसाइल हैं अगले 5 साल में ये हल कर पाएगी? क्या तवक्को रख सकते हैं हम? और क्या आवाम की वो हिमायत हासिल होगी पीपल्स पार्टी को जो एक मेयर को होनी चाहिए? पहली बात, थोड़ा समय पस मंजर में जाना चाहूँगा। 70 के इलेक्शन में जो होते हैं तो उसमें 7 कराची में कौमी असम्बली की 7 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 17 सीटें हैं। और कौमी असम्बली में जो पीपल्स पार्टी के 2 विनिंग कैंडिडेट हैं वो विड्रॉ कर देते हैं और वो कहते हैं इनकलाब पर्ची से नहीं पर्ची से आएगा, और वो अलग हो जाते हैं इंतखाबी प्रोसेस से। और वो आए थे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और वो शामिल हुए थे पीपल्स पार्टी में, और जनाब मिराज मोहम्मद खान, डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन थे, दोनों ने अलहदगी अख्तियार कर लिया और कहा, अपने कागजात वापस ले लिए और कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो उसके नतीजे में लियाकताबाद की सीट से प्रोफेसर गफूर अहमद जीते और नात नाज़ाबाद और नाज़माबाद और न्यू कराची की सीट से जनाब महमूद आजम फारूकी जीते थे। और वो भी 2 साल वो रहे कौमी असम्बली के मेंबर, और 2 साल 3 साल जो है वो मुफ्ती शफी उकाड़वी, मौलाना शफी उकाड़वी जो थे वो रहे थे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करता रहा, कभी वो इस तरह से होते रहे। लेकिन ये दोनों सीटें जो थी वो मिराज मोहम्मद खान ने और डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन, वो उसके बस सॉलिड उम्मीदवार थे और उनकी पता को यकीनी समझा जा रहा था। मैं इस शहर में था और इसी शहर में और इन्हीं हलकों में मैं मूव कर रहा था, और उस दिन सारा दिन मैंने मूव किया था 1970 के इलेक्शन में। अच्छा, सूबाई असम्बली के समय में ज्यादा तवील हो रहा हूँ, ज्यादा बात लंबी नहीं करना चाहता मैं। सर, जब सूबाई असम्बली के इंतखाब हुए तो पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें ली, 17 में से 9 सीटें ली और जमात इस्लामी ने 1 सीट ली। और मगर लगाई साहब, जो सवाल है कि क्या अब पीपल्स पार्टी मेयर का ओहदा हासिल करने के बाद कराची के बड़े मसाइल हल कर पाएगी अगले 5 साल में? क्या लग रहा है आपको? हल करने चाहिए। उस वक्त भी उनको हल करने चाहिए थे जब उनके पास कराची का इक़्तिदार नहीं था। उन्हें उस वक्त भी इसको हल करना चाहिए। और हल करना है। मसला ये है कि कराची के मसाइल तकरीबन खान साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ जी। पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और कराची को सिंध का दारुल खिलाफा कहा जाता है। इस बात पर लोगों को ताने दिए जाते हैं। ठीक है, जब बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी लाड़काना की सड़क नहीं बना सकी, आप उससे कैसे तवक्का रखते हैं वो कराची की सड़क बनाएगी? चलें, ये बिल्कुल एक बुनियादी सवाल है। मगर लगारी साहब, ये कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक बात की कि 9 लाख वोट लेने वाली जमातें जो हैं उनका मैंडेट चोरी किया गया। ये 9 लाख का वोट, ये 2018 के इलेक्शन की बात हो रही है कराची में, और वाकई वो 9 लाख का वोट पीटीआई को पड़ा था? या मैं पीटीआई को कैसे पड़ा था वो मालूम है। अब इस चक्कर में अगर हम जाएंगे तो तारीख बहुत ही भयानक है और बहुत ही ऐसी दर्दनाक तारीख है कि उसके बाद अगर आप जाते हैं तो सवालात बड़े उठेंगे और बहुत से मामला जो हैं जिस पर हमारे अहबाब दोस्त भी नाराज़ होंगे। इस तारीख नहीं जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कराची के मसाइल को हल करना चाहिए। इस वक्त तक जो मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बने हैं पिछले 40-50 साल में, वो बिन कासिम पोर्ट है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पिछले तकरीबन 40 साल में जो कुछ उसने अर्न किया था वो पिछले 3 साल में जो है उसने पूरा किया है, और उसने कासिम पोर्ट ने अपने पिछले लॉसेस को पूरा किया है। इसका आप ज़रा रिकॉर्ड का जायज़ा ले लें, आपको
चीज़ों का पता चलेगा। चले। खैर, पीपल्स पार्टी के दौर में एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग जोन बना था, वो आपकी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा जो सेंटर था वो ही था। इसके बाद जो इनके दौर के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमारे मसले का हल नहीं है। कराची में पीने का पानी नहीं है, पानी अगर आ जाए तो निकलने का इंतजाम नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। आम आदमी का मसला नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो उसका मसला है जो एक्सपोर्ट करता है, जो इंपोर्ट करता है, जो सरमायादार है, जो सरमायाकार है। मेरा, आपका और आम आदमी का मसला है कि उसे पीने का साफ पानी दस्तयाब हो। मेरे ख्याल में ये बुनियादी बातें खानजादा साहब ने जो उठाई हैं, और सबसे बड़े चैलेंज जो हैं नए मेयर के लिए यही होंगे कि आम आदमी की ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे कराची जो सबसे बड़ा शहर है और अहम तरीन शहर है और माशी एतबार से पाकिस्तान की शहरग है, वहाँ के रिहायशियों की ज़िंदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या तब्दीली लाएगी। अब इस सवाल का जवाब तो अगले चंद साल में शायद हमें मिल सके। हम बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कानूनी महाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने पनामा केस के हवाले से 9 सवाल उठा दिए हैं, और लग ये रहा है कि पनामा केस के ऊपर दिया गया वो फैसला जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत हटाई गई थी, उस फैसले के ऊपर कुछ मज़ीद फैसले भी हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे कयूम सिद्दीकी और हसनात मलिक। जी, हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कयूम सिद्दीकी और हसनात मलिक ने। बड़ी ख़बर यह है सुप्रीम कोर्ट से कि जमात इस्लामी की एक दरख्वास्त जो कि पनामा केस मशहूर ज़माना जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत गिर गई थी, नवाज शरीफ ताहयात जिसकी वजह से नाअहल हो गए थे, उस फैसले के हवाले से और उसके ख़िलाफ़ अब ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, जमात इस्लामी की एक दरख्वास्त 436 अफराद जो कि पनामा पेपर्स और पनामा स्कैंडल में नामजद थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने के लिए जमा कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसकी अब जो समाअत है उसको 2 मुअज़्ज़ज़ जज, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसकी समाअत कर रहे थे। उन्होंने 9 सवाल उठा दिए हैं। 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने 9 सवाल उठाए हैं। पनामा केस के फ़ैसला करने वाले 5 जजों के फ़ैसले के हवाले से सबसे पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में 436 अफराद के मामले को शरीफ ख़ानदान के केसेस से अलग क्यों किया। दूसरा, क्या पनामा केस का फ़ैसला इनकम टैक्स के कवानीन के तहत नहीं देखा जा सकता था। क्या ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए टैक्स की चोरी के मामलात FBI के दायराकार में नहीं आते। क्या बैरून मुल्क भेजे गए पैसों और उनसे मुबैना तौर पर ख़रीदी गई जायदाद का मामला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हदायत और गैर मुल्की करेंसी से मुताल्लिक पॉलिसी के तहत नहीं देखा जा सकता था। क्या FBI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरे इदारों के अंदर ऐसे मामलात पर फैसले देने का निज़ाम मौजूद नहीं है, और क्या इन फैसलों को बाद में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या दरख्वास्त गुजार जमात इस्लामी उसने पनामा लीक्स में नामजद अफराद के खिलाफ स्टेट बैंक, FBI, FIA और इंसदाद बदनवानी के महकमे से रजू किया। मज़कूरा सरकारी इदारों के होते हुए क्या कोई और इंक्वायरी कमीशन ऐसे मामलात की तहकीकात के लिए बनाया जा सकता है। क्या मुजव्वज़ा कमीशन के क़याम से पहले मौजूद तहकीकाती इदारों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, और ख़ास तौर पे अगर कमीशन ने उनकी राय के बरखिलाफ़ कोई रिपोर्ट दे दी। क्या सुप्रीम कोर्ट पनामा लीक्स में नामजद 436 अफराद को नोटिस दिए बगैर इस कमीशन की तश्कील दी जा सकती है। जी कयूम सिद्दीकी साहब, ये बड़े अहम और बुनियादी सवाल उठाए हैं, मगर फिर एक सवाल रह गया है कि क्या एक 2 रुकनी बेंच पनामा के 5 रुकनी बेंच के नाअहली के फ़ैसले को ख़त्म कर सकता। जवाब नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अब ये जो सवालात उठे हैं, ये सवालात जो हैं वो तो उस पिटीशन के हवाले से ज़रूर उठे हैं, लेकिन वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में था, और जब इमरान खान साहब यहाँ पे बैठ के निकाल रहे थे दंड, और वहाँ कहा गया था कि होल्ड योर हॉर्सेस और आप हमारे पास आएँ, फिर उसके बाद इसकी समाअत शुरू हुई। यानी कि आप देखें कि पनामा की जो पिटीशन थी पहले फ्रिवलेस करार दे के जो है वो रिजेक्ट हो गई थी, ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए थे।
फिर जो है वो अनवर जमाली साहब ने एक कमीशन बनाने से इनकार कर दिया था कि इस पर ये टूथलेस कमीशन होगा। और फिर जब आखिरी समात हुई, इमरान खान साहब जब कहा गया कि जनाब जो कि TORs थे उस हेयरिंग के, अनवर जमाली साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था कि कमीशन जो है वो बना दिया जाए, और उसके बाद वक्त दिया गया। गो के वहाँ पे यही बात हो रही थी। और फिर वो जब इमरान खान के वकील नईम बुखारी साहब जो हैं वो हिदायत लेने गए और फिर वापस आए, तो कहा गया कि जी हम ये कमीशन नहीं मानेंगे। फिर ये असूलन तो ये मामला जो है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसके बाद फैसला आ गया ना। मेरा सवाल ये है कि क्या तो इन सवालों का फायदा नवाज शरीफ को पहुंच सकता है? मतीउल्लाह जान साहब देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है ना कि वो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये मुकदमात क्यों अलग किए और शरीफ फैमिली का केस अलग क्यों किया गया। तो इसके अंदर ही बहुत सारी कहानी जो है वो समझ आ जाती है। तो क्या इसमें 2 रुकनी बेंच कोई फैसला दे सकता है? 2 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस को लिख तो सकता है कि जनाब ये अहम इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं और इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 1 महीने बाद की समात हुई है और फिर उसके बाद और भी 1-2 महीने जो 1-2 समातें और होके हो फिर सकते हैं। तो फिर उसमें जो है लेकिन जाहिर है कि जो लीगल क्वेश्चंस हैं बुनियादी तौर पे तो मतीउल्लाह जान साहब ये पनामा फैसले के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर कानूनी तरीके से एतराज़ात उठाए गए, क्योंकि जो उसकी प्रोसीडिंग हुई हैं उनमें यही मामला जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो इन सारे इदारों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के जरिए से बिल्कुल ये सवाल तो बनते हैं। तो ये वो सवाल आते हैं। अस्सलाम मलिक साहब, क्या ये जो सवाल है कि जो 436 अफराद के मुकदमा था, इनको अलग क्यों किया गया, किन हालात में किया गया? क्या ये सवाल जमात इस्लामी दरख्वास्त गुजार से पूछा जा रहा है, या फिर ये सवाल उन 5 जजों के ऊपर भी है कि उन्होंने क्यों अलग किया? अगर एक दरख्वास्त गुजार ने कह भी दिया तो उन 5 जजों ने ये क्यों मामला अलग कर दिया और नवाज शरीफ का केस पहले डिसाइड कर दिया और 436 अफराद के ऊपर एक भी बंदे के ऊपर कोई केस अभी नहीं चला? देखिए, उस वक्त भी जमात इस्लामी के वकला जो हैं वो पेश होते थे बेंच के सामने और कहते थे कि जी हमारी पिटीशन भी टेकअप करें। तो उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस अनवर जमाली ने कहा कि जी सबसे पहले हाकिम वक्त का जो है वो अकाउंटेबल होगा, उसका एहतसाब होगा, और ये हमारा जो इसमें हम पहले मामला वो देखेंगे और हमारे सामने सिर्फ 4 फ्लैटों का इशू है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये अनवर जमाली साहब ने कहा। और मज़े की बात है, फिर नून लीग की लीगल स्ट्रेटजीज में कोई फ्लाज थे। जो एक स्टेटमेंट जारी की जमा कराई गई उसमें ये था कि हमें मेंटेनेबिलिटी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये नून लीग के वकला को सवाल उठाना चाहिए था कि जी हमें क्यों अलहदा किया गया। तो मेरा ख्याल है कि जो लीगल टीम की थी नून लीग की, उस वक्त उसने जो है वो जो लीगल क्वेश्चन उठाने थे, ये जो क्वेश्चन अब है ये उस वक्त नहीं उठाए गए। और फिर ये है कि बहुत से उस वक्त इदारे थे, नैब था, FPR, सब ने जवाब जमा कराया कि जी हमारी जुरिडिक्शन नहीं, कोई भी इस मामले को देख नहीं रहा था। तो ये भी एक मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी जिस इदारे से पूछा जाता है वो कहते हैं जी हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, पनामा लीग्स हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आती। तो ये एक मामला था। बाकी जहाँ तक ये 436 लोगों का मामला है, ये बिल्कुल जिस तरह अगर साकिब निसार साहब करते थे कि उन लोगों को नोटिस करके बुला के, ये सारे बिजनेसमैन थे और ये ही सुप्रीम कोर्ट ने तबाही की। हमारी जो बिजनेसमैन जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस शेटर हुआ जब उनको इस किस्म के नोटिस किए गए। तो इस बेंच ने बिल्कुल राइटली जो है ये 9 सवालात उठाए, और होना भी यही चाहिए कि जब एक इदारे हैं, स्टैचुटरी बॉडीज़ हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब ये पिटीशन गलती से कहीं लग गई है जैसे सरदार तारिक साहब के पास और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की टनोर में पहली दफ़ा उनके पास केस, हालांकि वो सीनियरिटी में नंबर 3 हैं, पहली दफ़ा उनके पास कोई ऐसा केस लगा है। तो उन्होंने इस फुल टास्क को जो है वो सही जो है वो उसकी ये करीम साहब को लगता है कि ये पटिशन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने गलती से सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच में लगा दी है, और वो भी 2 रुकनी बेंच में। तो आपको क्या लगता है ये वाकई अचानक लगी है या नहीं? मतीला जान, अचानक तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमात फिक्स नहीं होते हैं। जो तरीक़ाकार है, जो मेरा ख्याल जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं वो तो चीफ जस्टिस के इल्म में तो ज़रूर होते हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद?
मकसद एक रास्ता दिया गया है। नहीं, देख ये तो अभी देखना होगा ना, लेकिन बड़े वैलिड लीगल क्वेश्चंस तो है ना। उनका ये होगा डिसमिस कर देंगे। हाँ, होना तो मेरा ख्याल है कि यही बनता तो यही था, क्योंकि जबकि एक मामला इन्फ्रक्चुअस हो चुका हुआ है और तारिक असद साहब थे मेरे ख्याल में जमात इस्लामी। नहीं, लेकिन ये तारिक असद साहब की अपनी पिटीशन थी, एक भी अलहदा थी इससे। हाँ, और ये मिलती जुलती है एक ही जैसे। लेकिन अब ये जो 9 सवाल हैं, अब जब तक इन 9 सवालों का जवाब पहले दरख्वास्त गुजार और फिर ये 2 मज़ीद जजेस नहीं दे देते, ये मामला ख़त्म तो नहीं हो। नहीं, जाहिर है कि भी इसके ऊपर पूछेंगे तो सही, और वो जज साहब वकील साहब आके कुछ ना कुछ तो बयान देंगे और फिर उसको अदालत परखेगी कि हाँ किस हद तक चीज़ें दुरुस्त हैं और किस हद तक नहीं है। तो मामला तो आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि शायद बढ़ेंगे आगे। लग ये रहा है कि ये 9 सवालात से कि जी पोस्ट पनामा जुरिस्प्रूडेंस है वो अंडर थ्रेट है और ये सितंबर के बाद बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। अभी जस्टिस काजी फैसल ने 9 सवालात उठाए हैं कोई उनके शेख रशीद केस में, जो जिस तरह सियासतदानों को 7 सवालात को वारंटों में जिस तरह नायल किया जाता था उस पर सवालात हैं, ये सवाल हैं। तो मसला ये है कि साकिब निसार साहब के दौर से लेके अब तक 2017 से लेके अब तक एक ही माइंडसेट जो है सुप्रीम कोर्ट में गालिब रहा है। सितंबर के बाद में भी अब वो दूसरा माइंडसेट जो है वो जब आएगा तो ये सारी चीज़ें अब खुल के आएंगी सामने। और मेरा ख्याल है कि इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि जो जितने सो मोटो केसेस हैं उनको वाइंड अप किया जाए। लेकिन एक तरह से ना मतीला जान, आपको याद होगा कि फारूक एच नाइक फार्मूला के तहत 4 जज हाई कोर्ट के अंदर आए थे, फिर वो बाद में मुसलसल तरतीब के साथ जो है वो चीफ जस्टिस बनते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके। उनमें से 4 में से 3 तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो वो एक दौर जो है वो भी अब 15-16 सितंबर को जो है वो ख़त्म होगा और फिर उसके बाद एक न्यू ईरा जो है वो भी स्टार्ट होना है। देखते हैं किसी दिन आप तफसील से प्रोग्राम कीजिएगा ना उसके ऊपर कि अगले दौर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है। पनामा बेंच की जो जूरिस्प्रूडेंस थी उसकी तो बाकियात अभी भी हैं, मौजूद हैं, और एक जूरिस्ट भी है और उस जूरिस्ट के एक बेंच के सामने आज एक कसीरुल मंज़ला केस भी लगा, ग्रैंड हयात केस। ये जो शारह दस्तूर के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का टावर है जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों के और जजेस के भी फ्लैट्स हैं और ये बहुत महंगे फ्लैट हैं। तो बहरहाल इसका केस और भी इसके लगा। अंदर इमरान खान साहब ने भी एक फ्लैट बुक किया था, याद है आपको, जब ये इनके सादिक और अमीन का केस चल रहा था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। तो कैरियन के बुक क्यों नहीं हो सकती? छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू के केस की। आज सुप्रीम कोर्ट में लगा और उसमें ही कुछ बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं। पनामा केस की जूरिस्प्रूडेंस और उस केस का फैसला सुनाने वाले 5 रुकनी बेंच के एक जूरिस्ट अभी भी मैदान में मौजूद हैं और आज उन्हीं में से एक मौजूद जज जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में ग्रैंड हयात कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का केस भी लगा। ये एक अपील थी उस प्राइवेट पार्टी की तरफ से जो कि ग्रैंड हयात के प्रोजेक्ट के ओनर हैं और उन्होंने ये सदा की थी कि जो रकम सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी कि उन्होंने CDA को या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को अदा करनी है, वो रकम बहुत ज़्यादा है, हम अदा नहीं कर सकते। तो वो एक रिव्यू था। करीम सदीकी साहब, ये किस मरहले पे था ये केस और इसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था जो कि तय हुआ है? कौन से क्वेश्चन ऑफ लॉ तो कोई नहीं था, उसके अंदर सिर्फ ये था पैसे कम कर दें। अच्छा। और ये देखिए बड़ा दिलचस्प, ये समात के दौरान किसने कहा था, कौन से पैसे? हुआ ये कि जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच, जो ये CDA की हाई कोर्ट से अपीलें जो हैं वो इनके सामने आई और उसमें 3 रुकनी बेंच जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस एजाजुल एहसन, इन 3 जज साहिबान ने वो सुना और फिर एक मुख्तसर ऑर्डर जारी किया। मतीला जान, मेरे ख्याल में अपनी रिटायरमेंट से 1 या 2 दिन पहले की बात है, जाते जाते साकिब निसार और क्या कहा ऑर्डर में, और उसमें ये कहा गया कि 17 अरब रुपए, क्योंकि 17 या 17.5 अरब रुपए उसमें जो है वो, क्योंकि पहले प्लॉट की कीमत कुछ और थी, फिर उस पर झगड़ा लिटिगेशन वो नहीं हुआ था, तो वहाँ CDA को दे, तो ये 80, हाँ नहीं CDA को नहीं, BNP को ही दी जाएगी, लेकिन वो 17 अरब रुपए 8 साल के अंदर देगा।
किस्तों में, सालाना किस्तों किसको देगा 17 अरब रुपए? बीएनपी सीडीए को देगा। सीडीए को देगा। सीडीए की जमीन है वो सारा उसके ऊपर जो है उसकी। और ये जुर्माना था कि उन्होंने वायलेशन की थी, यहाँ पे कमर्शियल नहीं हो सकता था, लेकिन होटल बनना उनकी जो है और उसको रेगुलराइज किया। एक्चुअली ये इस तरह से रेगुलराइज कर दिया गया था, जैसे बनी गाला की रेगुलराइजेशन का ऑर्डर की तफसीली वजूहात नहीं आई है, इसकी भी नहीं आई जी। और ये नस्ला टावर तो था नहीं, नस्ला टावर तो था नहीं, इसमें जज भी थे, इमरान खान साहब के भी फ्लैट थे और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बाकी भी। तो वो ऑर्डर आ गया, अब वो उसके ऊपर जो है उसके बाद से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अचानक से जो है वो एक रिव्यू दाखिल हुआ कि जनाब ये जो 17 रुपए की है ये कीमत कम कर दी जाए। अच्छा, वो सिर्फ ऑर्डर आया या फैसला भी आया? नहीं आया, उसकी डिटेल रीजनिंग आई नहीं, मतलब आज तक नहीं आई। उस शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर ही रिव्यू आया है आज कई साल के बाद, फैसला है ही नहीं, सिर्फ ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, अब ये भी देखने वाली बात है वो कब दाखिल हुआ था, ये तफसीलात कोई सामने नहीं आई हैं, क्योंकि रिव्यू की भी अपनी एक मुद्दत होती है ना। और वो फैसला लिखना किसने था वैसे? वो फैसला इजाजुल एहसन साहब ने लिखना था या अपना फैसल अरब साहब ने या साकिब निसार साहब ने, वो दोनों तो हो गए रिटायर, लेकिन फिर इजाजुल एहसन साहब ने नहीं लिखा, हालांकि ये बीएनपी के मुशीर भी रहे कानूनी उसके अंदर। और ये एतराज भी हुआ था प्राचा साहब का, और उस पर साकिब निसार कितने बरंगेख्ता हुए थे उसके ऊपर। आज क्या हुआ फिर? तो आज जो है वो चीफ जस्टिस का मुझे एक रिमार्क बड़ा अच्छा लगा। उसके अंदर उन्होंने कहा कि देखें, मैं माली पैसों के अंदर नहीं पढ़ता, पैसों के मामले में नहीं मैं पढ़ता। हालांकि किसी ने कोई ऐसी बात की नहीं थी। उन्होंने कहा ये जो 17 अरब गए मैं 10 अरब नहीं कर सकता। आप लोगों ने नीचे डिसाइड किया तो वैसे ही आपकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाती। और इजाजुल एहसन साहब भी ये कह रहे थे कि बिल्कुल ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के तौर पर तय हुआ था और म्यूचुअली आपने पार्टीज ने एग्रीमेंट किया था, आप जाएं आप। और ये मामला हाई कोर्ट में भी अब दोबारा से वो वहाँ पे चल रहा है। तो जैसे साइशा मलिक भी जो है वो जाहिर है उन्होंने भी कहा कि ये तो बनती नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर होने की बुनियाद पर। तो चीफ जस्टिस ने फिर उनको कहा कि देखें, हम आपकी ये पिटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर होने की बुनियाद पर डिसमिस करें या फिर वापस लेने की बुनियाद पे। तो अली जफर एडवोकेट, अली जफर वो पार्टियों के वकील थे, अली जफर एडवोकेट वो प्राइवेट पार्टियों के वकील, हाँ बीएनपी के वकील थे। तो उन्होंने कहा, आप सोचा और फिर उन्होंने कहा कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर होने की बुनियाद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेकिन और सवाल ये है मतीउल्लाह जान साहब कि डिटेल रीजनिंग नहीं आई और फिर अचानक से ये इस बुनियाद के ऊपर रिव्यू दाखिल की, तो वैसे ही एतराज़ लगा के वापस हो जाते थे। ये इसको सुन के और ये इस बात पे मैं किसी कानूनदान से पूछूंगा कि आखिर ये किस चीज़ के ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश है। ठीक है, उस तफसीली फैसले पे जो अभी लिखा ही नहीं गया, बारह तारीख तो लिखेगी। हसन मलिक साहब, एक और बड़ा अहम इशू आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर समात रहा, वो नज़रसानी एक्ट, जिसमें पार्लियामेंट ने कानून के ज़रिए जो 184 3 सू मोटो के अंदर जो फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ अपील के लिए लार्जर बेंच कि उन्होंने एक तो कर दी और दूसरा ये कि वो अपील की तरह सुने जाएंगे। उसके खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हो रही, बैरिस्टर अली जफर भी दलाइल दे रहे हैं। क्या लग रहा है आज आपको चीफ जस्टिस के रिमार्क से और जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क से और जस्टिस इजाजुल एहसन, तीनों फेवरेट जो जजेस हैं, क्या लग रहा है आपको किस तरह मामला जाएगा? देखिए, वो क्वेश्चन तो उठा रहे हैं इस पर, और पहले ये कहा जाता था कि जी जो है वो जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। आज ये था कि जी, और कल भी ये था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज़रूरी है, ऐसे नहीं हो सकती सिंपल लॉ। और आज भी चीफ जस्टिस बार कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी है। अगर वो किया तो फिर कहेंगे बुनियादी ढांचे के खिलाफ। हर रोज एक रिमार्क जो वो डिफरेंट आता है, पोजीशन डिफरेंट होती है, और इस वजह से आर्डर का भी नहीं पता होता। जिस तरह 63A में फोकस नहीं था कि वॉर्ड काउंट नहीं होना डिफेक्टिंग लॉ मेकर का, लेकिन वो जजमेंट आई, तो यहाँ भी कोई पता नहीं कि क्या होगा। वैसे जब तक मेरी समझ में जब तक बेंचेस की कंपोजिशन में ट्रांसपेरेंसी और कानून कायदा नहीं बनेगा, उस वक्त तक तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो हमने देखा कि एक तो वो 70 साल से माइंडसेट है जो सुप्रीम कोर्ट में है कि जी हम पार्लियामेंट को क्यों इतना इख्तियार दें कि वो हमारे मामलात में इंटरफेयर करे। एक अब कुछ हैं जजेस जो समझते हैं कि पार्लियामेंट का ये सुप्रीम है, उसका इख्तियार है, वो हमें रेगुलेट कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन जजेस को किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा। तो ये एक बड़ी मेरा ख्याल है उनसे पार्लियामेंट के साथ भी नाइंसाफ़ी है। जब एक पर्टिकुलर माइंड सेट की ही जजमेंट 2 साल से और उसने ही पॉलिटिक्स को शेप देनी है, तो फिर कैसे चीज़ें इंसाफ होंगी। मगर हसन साहब, रिव्यू का लफ्ज़ तो आइन में इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल,
और उस रिव्यू की को जो डिफाइन किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के कवायद हैं, रूल्स हैं 1980 के। एक तरफ कवायद डिफाइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का लॉ डिफाइन कर रहे हैं, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या कवायद की बात मानी जाएगी या लॉ की बात? सुप्रीम इनमें से कौन है? देखिए लॉ है बिल्कुल, मेरी समझ में तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद लॉ, फिर जो है वो रूल्स आते हैं, फिर जो है वो रेगुलेशन, ये जो। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को भी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट, तो इस मामले में क्यों नहीं हुकूमत डिमांड कर रही? और अब एक सवाल और भी है कि देखिए 1843 में जो नजरसानी में एक अख्तियार बढ़ाया गया है, लार्जर बेंच बनाया गया है, वो उसकी वजह ये थी कि 1843 में जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मर्जी से किसी भी इशू का सुओ मोटो ले लेते थे, फैसला कर देते थे और कोई अपील भी नहीं होती थी। 2009 के बाद तो पूरा मुल्क ही 1843 से चला है और उसके ऊपर अपील भी कोई अपील भी नहीं है। कहते हैं रिव्यू है जी, थोड़ा सा देखना है और वही जजेस बैठे। सिर्फ 1843 के तहत नहीं, बल्कि वो तो 58(2)B का मुतबादिल भी बन गया था, हुकूमत गिराना, बिछाड़ना और ये सारा। बहरहाल बहुत शुक्रिया असनाद मलिक और कय्यूम सिद्दीकी। अभी नजरसानी एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था जिसमें चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के अख्तियार से मुतल्लक भी कानून में कुछ तब्दीलियाँ की गई थी, वो तो पहले ही मुअत्तल है और शायद अगले चीफ जस्टिस के आने तक मुअत्तल रहे। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।